हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए सारे प्रश्न कराएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कैंसिल एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, यह प्रारूप समिति द्वारा निर्णित किया गया था। प्रारूप समिति द्वारा निर्णित किया गया था वर्ष सितंबर 1949 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयू या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई और इसमें 3 सदस्य थे। लॉर्ड पथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे और ए वी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इस काम में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने मदद की थी, यानी इसमें जे एंड्रूज नहीं है, जे एंड्रू नहीं थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 26 सितंबर 1946 को नेहरू ने सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में शामिल होने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जो है श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे। कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम थे, इन्हें श्रम मंत्री बनाया गया था। जबकि अरोड़ा आसिफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था और राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों व राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था। तो अस्थायी श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35% या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, 10 से 15%। 10 से 15%। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का जो प्रभाव था वो 15%, 10 से 15% था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कहाँ से उधार लिया था? भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का जो विचार था वो कनाडा से लिया था और कनाडा से लिया था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्रीय अधिकार इत्यादि से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन की या कुछ मूल अधिकार रखने की। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, कुछ मूल अधिकार रखने की। बीपीएससी टीआरई 3 में री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? के एम पाड़िकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है,
उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि के.एम. पडिक्कर तथा एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। वर्ष 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है एक गणराज्य, एक संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही, एक संघ बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिग्रहित क्षेत्रों का समावेश होगा। संविधान के भाग 1 में इसे उल्लेखित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? जनगणना विभाग द्वारा, डाक विभाग द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा आईबी द्वारा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। सीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? तो जो मौलिक अधिकारों का विचार था ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का जो संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संविधान के भाग 3 में के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक का सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा थी ये आयरलैंड से ली गई थी। नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्य के बारे में अवगत करता है। अनुच्छेद भाग 4 में है, नीति निर्देशक सिद्धांत अवधारणा कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारतवर्ष में संघवाद के बारे में, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। और 1919 के अधिनियम के डायरची की शुरुआत, जिसमें ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं? हमारा सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 120(1) के तहत, अनुच्छेद 120(1) ये प्रावधान करता है कि सदन का सदस्य की उस अपनी मातृभाषा में बोलने की उसको इजाज़त देता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति या भाषाई अल्पसंख्यक? तो जो 5वीं अनुसूची है वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को नहीं शामिल किया जाता है। और अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की यह शासन और उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है।
इसका निर्माण 20 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर हुआ है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा करता है? अनुसूचित जनजाति का। लेकिन जो 5वीं अनुसूची जो है इसमें असम AMTM यानी असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को नहीं शामिल किया गया है। AMTM को नहीं शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत जिसे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? वर्ष 1975 में 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना और भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ और सिक्किम में विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करवाने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को अवशेषित करता है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को जो है आश्वासित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा, तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, जस्ट अभी कुछ देर पहले आया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत पूछता है, पुराने क्वेश्चन को वो बहुत ही रिपीट करता है, इसीलिए पीवाईक्यू पढ़ना, बीपीएससी का पेपर देने से पहले पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पीवाईक्यू पढ़े आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार या मूल अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुप रहने की स्वतंत्रता जो है ये एक मूल अधिकार है, सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 20(3) में निहित है। इसके अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान आरोपी के आत्मदोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। यानी चुप रहने की स्वतंत्रता किसमें अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है, जिसमें है कार्य एवं न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं के संरक्षण कोड। तो जो है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा ये अनुच्छेद 42 से संबंधित है, यानी ए जो है 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 42। और कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 से संबंधित है, अनुच्छेद 43 से संबंधित है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है और राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 से संबंधित है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, 2143। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत मूल अधिकार के बारे में कौन सा सही है? तो मूल अधिकार क्या क्या है?
वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की हत्या के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। और वे लोगों के आधिकारिक तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीति व कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मूल अधिकार के बारे में जो है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड की सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता है। और यह भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। एक संविधान में एक अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? देश की एकता एवं अखंडता को कायम करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो भारत के संविधान के अंदर मूल कर्तव्य में डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या 11 है। तो अखंडता, देश की एकता एवं अखंडता को कायम करना, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी सही है। और माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये भी जो है सही है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। अनुच्छेद 19 प्रेस स्वतंत्रता जो है, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता जो है 19(1)(a) के तहत है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में ये निहित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित किसे जारी कर सकता है? डिक्री, रिट या अध्यादेश, या जो है कोई वर्ग में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। और इस मामले में अनुच्छेद 32 को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान ने भारत की न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? 42वें संविधान संशोधन ने, या 43वें, 40वें, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 42वें संशोधन के द्वारा जो है न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया था। 42वें संशोधन के लघु संविधान की भी संख्या, लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान को, 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहते हैं। इसके अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया? सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध, दक्षिण हिंदी विरोधी आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से
अधिक जो है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल था वर्ष 1965 से 66 में भारत के समक्ष खाद्यान्न की समस्या, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध 1965 वाला तथा दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा था। शास्त्री जी ने ही ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यानी इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे वे निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1977 से 1982 तक के भारत के छठी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड कौन सा है? डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, या टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, या कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कांग्रेस के जो है 58 सांसद निलंबित हुए थे और लोकसभा के 41, राज्यसभा के 17, तो हमारा सी ऑप्शन तो सही हो गया। और डीएमके के 21 सांसद निलंबित हुए थे, 16 राज्यसभा के और 16 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। और तृणमूल कांग्रेस के जो है 21 सांसद, लोकसभा के 13, राज्यसभा के 8 शामिल हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का जो है, लोकसभा का 25 वर्ष है और राज्यसभा का 30 वर्ष है। यह संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार जो है निर्धारित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन के देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2022, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसमें 28 मई 2023 को जो है भारत का नया संसद भवन देश को समर्पित किया गया था। इसकी नींव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। यह 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 888 सीटें लोकसभा की हैं और 384 सीटें राज्यसभा की हैं। नए संसद भवन का जो नाम है वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नव उद्घाटित सांसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। टोटल जो है 1272 सीटें, बी 1272, क्योंकि लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें, दोनों मिला के टोटल 1272 सीटें जो है नए संसद भवन में, जिसका नाम संविधान सदन रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री बिमल पटेल जी हैं इसके नए संसद भवन यानी जिसको संविधान सदन कहते हैं, तो बिमल पटेल जी हैं उसके वास्तुकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्किस बानो प्रकरण के बारे में। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था। या 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने इजारा दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने का संबंधी आदेश रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति इज्जवल भुइया ने निर्णय दिया। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी इसमें डी चारों सही है। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्किस बानो केस प्रकरण जो है 2002 का है। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश किया था। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच पीबी नागरत्ना एवं उज्ज्वल भुइयां ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। यानी इसमें चारों सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश, या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतवर्ष में विधि शून्यता का पहलू न्यायपालिका विभाजित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। पहला तो हमारा सही है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, ये भी सही है। और एक संविधि पूर्णतः है आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, इसीलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन, इसमें तीनों सही है, ए बी सी, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त इसमें तीनों सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, डी ऑप्शन ही सही है, तीनों सही है, ए बी सी, डी ऑप्शन था उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वर्ष 1973 में केरल राज्य ने सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। केरल राज्य में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय और कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया था और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, चारों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही ऑप्शन सही है। नहीं, चारों नहीं सही है, केवल इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। सॉरी, इसमें फर्स्ट और थर्ड ही सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय के कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और तीसरा ऑप्शन था उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संसद? तो ये राष्ट्रपति के पास नहीं थे। राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायाधीन अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद जो है निर्धारित की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, पीवी नरसिम्हा राव। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में लागू हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, यानी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के दौरान पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकरण दृष्टिकोण विकसित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में जिला योजन समितियों के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में जो है इसमें चारों ऑप्शन ही सही है, तीनों ऑप्शन सही, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ? 2002 से 2003 तक, 2004, 2005 से 2006 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत में केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय है ये वर्ष 2004 में निर्मित हुआ। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण किस वर्ष अस्तित्व में आया? वीवीपीएटी जो है, वीवीपैट, देश में मतदाता सत्यापित कागज परीक्षण जो है ये वर्ष 2013 में आया। कब आया? वर्ष 2013 में आया। और यह पहली बार नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र में उपयोग में लाया गया था। जून 2017 से इसे 100% अपना लिया गया था। वीवीपैट का पहली बार जो था वो कहाँ यूज किया गया था? नागालैंड में किया गया था। नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में 21 मतदान केंद्रों पे इसका जो है यूज किया था और इस 2013 में किया गया था, लेकिन 2017 से ये संपूर्ण देश में जो है इसको अपना लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के बारे में है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में है। तो इस पहला है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा है इसके नए दूसरा था इसने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े।
और तीसरा ऑप्शन है इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47 को जोड़े। और चौथा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जुड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी दल या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा जो है स्लोगन यूज किया जाता है कि भारत को राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति जो है। इसका गठन जो है वर्ष बीजेपी का जो गठन था ये वर्ष 1980 में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी ये तो करंट का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1998 में, 1996 में या 1997 में? तो जो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना है यह वर्ष 1997 में लालू प्रसाद यादव जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लालू प्रसाद यादव जी द्वारा। यह बिहार राज्य का जो है प्रमुख क्षेत्रीय दल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? चव्हाण समिति या हर्षद मेहता समिति या मुदालियर समिति या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? जो दल बदल समिति का जो सटीक परिभाषा चव्हाण समिति ने दिया था। किसने दिया था? चव्हाण समिति ने दिया था। फरवरी 1969 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था, इसका उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय, बहुजन सिखाय या सत्यम शिवम सुंदरम या सत्यमेव जयते या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह किससे पीड़ित है? संस्कृतवाद से, विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी से या देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है। भारत में दबाव समूह जो है संदर्भ में सांस्कृतिक पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख राजनीतिक दल और उनकी स्थापना वर्ष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जो स्थापना है यह वर्ष 1964 में हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है यह वर्ष मार्क्सवादी की स्थापना 64 में और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये 1925 में हुई थी और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी और ऑल इंडिया तृणमूल की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एन.वी. रमना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एन.वी. रमना जी ने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। एन.वी. रमना जी ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची मिलान करना। विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ था? विशेष विवाह अधिनियम
1954 में हुआ था, पारित हुआ था 1954। और दहेज निषेध अधिनियम 1961, 1961। सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार की 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये जो है वर्ष 1992 में निर्णीत हुई थी, 13 वर्ष 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग की जो है ये स्लोगन वाक्य है RAW, रा का है, किसका है? रा का, RAW, रा का जो है ये धर्मो रक्षित स्लोगन वाक्य है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सीरीज हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।